और यही कारण है क्यों 7 साल की प्रिपरेशन होने के बाद भी मुझे जेईई देने का मन नहीं था। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी जेईई जर्नी के बारे में। ये शुरू होता है क्लास 6th में। तो मैं रांची से हूँ, जो कि एक उतना बड़ा टाउन है नहीं। काफ़ी चिल लोग हैं और वहाँ पर फाउंडेशन प्रोग्राम टाइप की किसी चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं था। जनरली लोग क्लास 11-12 में प्रिपरेशन शुरू करते थे और अपना मतलब ठीक-ठाक रैंक लाकर जिस भी कॉलेज में उन्हें जाना होता था, वहाँ जाते थे। मैं उतने बड़े स्कूल से नहीं था, तो स्कूल में कभी मुझे कॉम्पिटिशन एज़ सच फेस करना पड़ा नहीं था पढ़ाई को लेकर। बीच-बीच में मैं एसओए वगैरह के ओलंपियाड्स देता था, लेकिन क्योंकि हमारा सिटी उतना बड़ा नहीं था, हमारे स्टेट में काफ़ी कम लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो आसानी से कुछ स्टेट रैंक बढ़िया आ जाती थी, मैं खुश हो जाता था उसी में। इसीलिए जब पहली बार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लास 5th में हमारे सिटी में आए, एग्ज़ाम लेने के लिए जो एक कंट्री वाइड रैंक हमें देने वाला था, तो मैंने वो सारे भर दिए। कुछ से मुझे स्कॉलरशिप के ऑफ़र भी मिले थे। तो जैसा मैं कह रहा था, हमारी सिटी में पहले फाउंडेशन प्रोग्राम्स नहीं थे, लेकिन उसी साल एक कोचिंग ने वहाँ पर शुरू किया। कोटा से कोई कोचिंग आया था। उसको देखकर बाकी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी अपने-अपने प्रोग्राम शुरू किए। मैंने उनमें से एक में एडमिशन ले लिया। हमारे बैच में सिर्फ 11 लोग थे। मतलब इतना छोटा बैच था और 2 या 3 दिन बस क्लास होती थी हफ्ते में। तो एज़ सच कुछ प्रेशर नहीं था, काफ़ी चिल टाइप का था। हम लोग जाते थे, हँसते-खेलते थे और वहाँ पर कुछ मतलब अच्छी दोस्ती सब भी हुई मेरी। नए लोगों से मैं मिल रहा था पहली बार। तो जब पहली बार एग्ज़ाम हुआ तो मुझे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने पहले आईसीएसई वगैरह की बुक्स भी करके रखी थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, होना चाहिए, कुछ अच्छा रैंक आ जाएगा मुझे। 11 लोगों की क्लास में पहले टेस्ट में मेरा रैंक था 10। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मुझे एज़ सच इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे हमेशा से एयरफ़ोर्स पायलट बनना था। मुझे काफ़ी कूल लगता था, वो रंग दे बसंती वगैरह मूवीज़ मैंने देखी थी। मेरे फैमिली में काफ़ी सारे इंजीनियर्स थे, जिन्होंने मुझे थोड़ी रियलिटी बताकर रखी थी इंजीनियरिंग फ़ील्ड के बारे में। तो ख़ैर, पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मैंने धीरे-धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन साल के एंड होते-होते भी मेरा रैंक 6-7 तक था। क्लास 7 शुरू हुआ। उस समय हमारी मेडिवल हिस्ट्री की पहली बार प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो स्कूल में। तो मुझे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा और मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था। उस समय तक मैं थोड़ा रियलाइज़ कर लिया था कि मेरी फिज़िकल फ़िटनेस उतनी अच्छी है नहीं, मुझे चश्मा भी लग गया था, तो एयरफ़ोर्स शायद थोड़ा मेरे रेंज के बाहर होगा। क्लास 7th में हमारा बैच साइज़ ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुआ। तो मतलब पहले जहाँ बस 11 लोग थे, 2 सेंटर्स थे, 40-45 लोग 3-3 बैचेज़ में भरे हुए थे। मेरा रैंक 20th हो गया। मैंने सोचा धत! मैंने जितनी प्रिपरेशन की थी सब पानी में चली गई यार। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया। हिस्ट्री मेरा मेन इंटरेस्ट था। क्लास 7th-8th ऐसे ही पार हुआ, थोड़ा-थोड़ा मैं इम्प्रूवमेंट करता, फिर नए बच्चे आ जाते, वो लोग फिर से मेरा रैंक पीछे कर देते और ऐसे करते हुए आगे बढ़ते रहे। क्लास 9th की शुरुआत में, मैंने शायद ये आपको पहले ही बताया होगा, मेरी एक केमिस्ट्री टीचर ने मुझे कहा कि जेईई काफ़ी बड़ा टारगेट है और काफ़ी दूर का टारगेट है। पहले कोशिश करो एनटीएससी, केवीपीवाई के जो एग्जाम्स अभी 10th और 11th में आ रहे हैं, उनको क्लियर करने का। और जनरली जो स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उनका जेईई भी क्लियर हो जाता है। तो एक बात है कि जब आप ऐसे कोचिंग सेंटर्स में इतने बचपन से रहते हैं, तो एक एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ बन जाता है, जिसमें आपको पता रहता है कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। जो चीज़ें मुझे ऑब्वियसली पता होती थी, वो मेरे स्कूल के बाकी लोगों को नहीं पता है, जो लोग कोचिंग जा रहे थे। या फिर इतना सारा प्रेशर आप देखते हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं, इसी सेंटर से, इसी सिटी से, वो इतने बड़े-बड़े रैंक लाकर अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा तो आप पर प्रेशर बिल्ड करता है। जेईई काफ़ी दूर का टारगेट लगता था और काफ़ी प्रेशराइज़िंग टारगेट लगता था। ये बात इसीलिए मुझे इतनी अच्छी लगी कि ठीक है, यहाँ 2 एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें एनटीएससी में एसएसटी भी आता था। आपको पता है, मैंने कहा भी हिस्ट्री मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहले इसकी प्रिपरेशन करके देखते हैं। इसके कारण हमारे कोचिंग के जो टेस्ट्स होते थे, उसमें भी एसएसटी इंट्रोड्यूस हो गया था। पहले टेस्ट में सरप्राइज़िंगली मुझे हिस्ट्री में मतलब एसएसटी में फुल मार्क्स आए थे और उसके कारण मेरा रैंक पहली बार कोचिंग में फर्स्ट आया। और ये काफ़ी बड़ी बात थी इसलिए, क्योंकि पहले जहाँ 3-4 बैच थे 40-40 लोगों के, अब 12-13 बैचेस चल रहे थे हमारे कोचिंग में, जिसमें 60-70 लोग थे। तो इतने सारे लोगों में फर्स्ट आना मुझे काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला। और एक बार जब मुझे लगा कि ठीक है, मेरा रैंक 200-300 नहीं पहुंचेगा जैसा पिछले बैचेस में हो रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा साइंस पर भी ध्यान देकर देते हैं। मैंने शुरू किया, साइंस में भी मेरे अच्छे आने लगे और मेरी रैंक बढ़िया आती थी। जहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, वहाँ पर आया मेरा क्रैश। एनएसीजीएस का एग्जाम, पहली बार मैंने इसके बारे में सुना था कि एक नेशनल लेवल ओलंपियाड जहाँ पर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा सकते हैं। मैंने भर दिया, मॉक टेस्ट वगैरह दिए। एग्जाम हॉल में मुझसे कुछ नहीं बना। बहुत खराब मेरा एग्जाम गया, मेरा एमएएस भी क्लियर नहीं हुआ था। उस दिन मुझे लगा कि साइंस, जिसमें मेरा अभी-अभी इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ था, शायद मेरे लिए है ही नहीं।
मैं वापस हिस्ट्री पढ़ने लगा, एक एसएसटी लेवल के रूप में अपना पूरा इमेज बना लिया। मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी उसी पे की कि मुझे फुल मार्क्स आने चाहिए एसएसटी में, एनटीएसी में भी मुझे फुल मार्क्स आने चाहिए एसएसटी के अंदर, और कोचिंग में भी मेरे साइंस के अंदर उतने मार्क्स आने बंद हो गए। क्लास 10th के एंड में 2 इवेंट्स हुए जिसने वापस मुझे साइंस की तरफ खींच लिया। पहला था आईआईटी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तो आपको पता होगा न्यूज़पेपर में आते हैं आईआईटी से कितने लोग प्लेस हुए, कितना हाईएस्ट प्लेसमेंट गया वगैरह। मैंने देखा 4 साल इंजीनियरिंग करने से मुझे करोड़ों में पैसे मिल सकते हैं जीवन भर के लिए, मतलब शुरू ही हो रहा है कुछ करोड़ों से। मुझे लगा कि अगर 4 ही साल और साइंस पढ़ना है और इससे मुझे इतने पैसे मिल सकते हैं तो क्यों ना इसे ट्राई कर लिया जाए। दूसरा था कोटा फैक्ट्री। उस समय ये सीरीज आई थी और कुछ पॉपुलर, मतलब काफी लोगों ने देखा था, और मुझे लगा कि इतने सारे लोग इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन मुझे भी देना चाहिए। तो यही सोचकर मैंने सोचा साइंस ले लेता हूं। क्लास 11th में एंड गेम शुरू हो गया मेरे लाइफ का, लास्ट 2 साल जो जेई के होंगे। इसी समय शुरू हुआ कोविड का लॉकडाउन। उसके कारण हमारे स्कूल, कोचिंग, सबके क्लास टाइमिंग्स कम हो गए, हमारी ट्रांसपोर्टेशन में टाइम बचने लगी, तो काफी सारा खाली टाइम मेरे पास बच गया। उस समय मैंने पहली बार साइंस के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ढंग से पढ़ना शुरू किया। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ज्यादातर लोग हेट करते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, मैंने उसकी कॉलेज बुक्स उठाई और सोची मेरे पास अभी जो टाइम है उसमें मैं उसके कॉन्सेप्ट समझ लेता हूँ। मुझे केमिकल बॉन्डिंग काफी अच्छा लगता था। मैंने काफी सारी बुक्स, पेपर्स वगैरह तक उसमें पढ़ डाली। इसके साथ ही मैं वो मोमेंटम कैरी कर रहा था, तो मैंने ऑर्गेनिक के भी काफी सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए। क्लास 11th की शुरुआत का ही बात है ये, अभी तक मेरा स्कूल भी शुरू नहीं हुआ था, बोर्ड्स के रिजल्ट भी नहीं आए थे, तो ये सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। क्लास 11 में केवीपीवाई का फॉर्म अनाउंस हुआ। मुझे मेरे टीचर की बात याद आई, मैंने वो फॉर्म भर दिया, ढंग से प्रिपरेशन की और केपीआई मेरा अच्छा भी गया। इस समय जब मेरे केपीआई रैंक आ गई थी, तब मैंने इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। ये सिस्टम कहता है कि मैं साइंस पढ़ूं अपनी पूरी जीवन भर, साइंस में कोचिंग लूं अपने पूरी जीवन भर, साइंस में टेस्ट दूं अपने पूरे जीवन भर, और फिर जाकर मशीन्स के साथ काम करूं जिसमें साइंस में जितनी भी मेरी नॉलेज थी वो सारी वेस्ट हो जाए। थोड़ा बहुत फिजिक्स लग जाएगा तो लग जाएगा। मुझे लगा कि मैंने ऑलरेडी इसके लिए अपना एयरफोर्स वाला ड्रीम छोड़ दिया है, ऑलरेडी इसके लिए मैंने हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दी है। अब अगर मुझे फिर से कहा जाएगा कि अपना बोरिया बस्तर बांधो और नया फील्ड ज्वाइन कर लो जिसमें शायद तुम्हारा इंटरेस्ट जाग जाए अगले 4 साल में, मुझसे यह नहीं होगा। यह सिस्टम आज तक मुझसे नहीं पूछा कि क्या मुझे दिवाली में लाइट्स जोड़नी भी आती हैं या कोडिंग करना आता है। मैंने ये सारी चीजें नहीं की थी अपने स्कूल में। फिजिकल एजुकेशन ले लेता था जब भी मुझे कोडिंग और इसके बीच में ऑप्शन मिलता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, साइंस ही मैं परस्यू करूंगा आगे तक। उस समय ओलंपियाड्स भी हुए थे और मैंने सारे ओलंपियाड्स भरे थे, जिसमें क्लास 11th के अंदर मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्टेट टॉप 1% वाली लिस्ट में आ गया था। तो मेरा साइंस में काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट चल रहा था। क्लास 12th में मैंने डिसाइड कर लिया था आते आते कि मैं आईएससी ही ज्वाइन करूंगा, और उसी के बाद मैंने प्रो प्रेप वगैरह का शुरू किया था क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था। क्लास 12 के एंड में मेरे मन में एक ख्याल आया कि व्हाट इफ मुझे फिर से कुछ चेंज करने का मन करे और कोई दूसरा फील्ड ज्वाइन करने का मन करे। तो मैंने जितने एग्जाम्स होते हैं क्लास 12th में वो सारे भर दिए। WBJ, ISI, बिटसैट, जेई मेन और एडवांस तो मैंने भरे ही थे। IIT, NEST, इवन एग्रीकल्चरल, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक एडमिशन टेस्ट होता था, मैंने वो भी भर दिया था। ये सारे एग्जाम्स भर दिए, मैंने सारे दे भी दिए, सब में ठीक ठाक रिजल्ट आया। WBJ से मुझे जादवपुर मिल रहा था, तो मुझे लगा मुझे इंजीनियरिंग करनी होगी तो मैं CSE वहां कर लूंगा। बिटसैट से मुझे बिट्स पिलानी मिल रहा था, मैंने सोचा CSE यहाँ भी एक क्लियर हो गया। जेई मेन हुआ, मुझे 519 रैंक मिली थी, तो मुझे लगा मुझे कोई ना कोई NIT तो मिल जानी चाहिए। ISI के थ्रू मुझे लगा मुझे BSTAT करना होगा तो यहाँ चला जाऊंगा, वेटनरी करना होगा तो ICAR वाले में चला जाऊंगा। इन दी एंड मैंने रियलाइज किया कि ये एग्जाम्स मुझे एक चीज प्रूव करने में मदद करते हैं, जो मेरे कोचिंग में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैं IISc सिर्फ इसीलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और नहीं मिला। मैं IISc इस डिसीजन को लेकर जा रहा हूं कि मुझे सब कुछ मिल रहा था एंड आई चूज टू परस्यू दिस फील्ड। यहां से मैं आपको कुछ ही लेसन्स दूंगा। सबसे पहली चीज, आपका जो प्रिविलेज है अगर आप एक कोचिंग में हैं उसे आप रियलाइज करिए और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बेहतर ढंग से करिए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं इस कंट्री में जिन्हें ये कभी प्रिविलेज मिलेगी नहीं। दूसरा, मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आपको साइंस करनी चाहिए या आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए।
मैं कह रहा हूं कि अपने आप को ओपन रखिए हर फील्ड को लेकर। मैं इतने सारे गोल्स बदला है और उसके बाद मुझे जाकर साइंस एक अच्छा फील्ड लगा, और इवन आईएससी आने के बाद भी मैं केमिस्ट्री से बायोलॉजी में शिफ्ट किया। अगर आप ओपन रहते हैं तो आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।